नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों के साथ। सियासत में व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व की चर्चाएं होती हैं, विचारधारा से ज्यादा फैसलों पर बातचीत होती है और बल से ज्यादा छवि पर रायशुमारी की जाती है। यूपी की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में बाबूजी यानी कल्याण सिंह से कोई अपरिचित हो या फिर वाकिफ ना हो, ऐसा बेहद मुश्किल है। आज उन्हीं कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि थी, जिसे बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के बीजेपी के दिग्गज आज तालुक के शहर अलीगढ़ में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए जुटे। मौका याद करने का था तो ये भी याद दिलाया गया कि बाबूजी के आशीर्वाद से ही 2024 में जिंदाबाद। और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। सियासत में लोगों को नेता कहा गया, नेताजी कहा गया, लीडर कहा गया, दादा कहा गया, भैया कहा गया, लेकिन पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस देश के इकलौते नेता होंगे जिन्हें समर्थकों ने भी और विरोधियों ने भी बाबूजी ही कहा। आज उन्हीं बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि के दिन को बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले सीएम कल्याण सिंह एक वक्त देश की सियासत का वो नाम थे जो शीर्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक झटके में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने वाले कल्याण सिंह को उनके क्रांतिकारी फैसलों के लिए ही याद किया जाता है, लेकिन आज उन्हें याद करने का एक और खास मकसद था और वो था 2024 का सियासी महासमर। कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था। अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी के लिए 2024 में कल्याण सिंह का आशीर्वाद और उनके प्रभाव वाले लोधी वर्ग का साथ क्यों जरूरी है। राम मंदिर आंदोलन के नायक, ओबीसी की लोधी जाति से संबंध, यूपी के कई जिलों में कल्याण सिंह का प्रभाव, अलीगढ़, एटा, बदायूं, कासगंज, जालौन, चित्रकूट, बुलंदशहर, बरेली, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और उन्नाव, 23 जिलों में लोधी वोटर्स 5% से ज्यादा। पश्चिमी यूपी और अवध में लोधी वोट गेम चेंजर। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज बाबूजी जरूर खुश होंगे क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा है। आज अलीगढ़ को वैश्विक पहचान मिली है। इन पुरस्कारों ने अपने राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चलता है। कल्याण सिंह का दबदबा कुछ ऐसा है कि बीजेपी आज उनके आशीर्वाद के सहारे लोधी वोटर्स को अपने पाले में करके 2024 की राहों को आसान करना चाहती है। मौजूदा वक्त में कल्याण सिंह के परिवार में राजवीर सिंह राजू भैया कल्याण सिंह के पुत्र हैं, एटा के सांसद हैं। संदीप सिंह कल्याण सिंह के पौत्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। यूपी में करीब 45% ओबीसी वोटर्स हैं और उनमें 6% लोधी वोटर्स हैं। बीजेपी कल्याण सिंह के असर वाले जिलों में उनके प्रभाव को पूरी तरह से भुनाकर अपने पाले में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हिंदू गौरव दिवस मनाकर बीजेपी ने 2024 के लिहाज से अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
2014, 2019, 2017, 2022। देखिए, हम आपको साल नहीं गिनवा रहे हैं, बल्कि साल में हुए वे चुनाव गिनवा रहे हैं। और इन इलेक्शन में यूपी में अखिलेश यादव को हार मिली और अब सामने है 2024 का इलेक्शन। इसलिए अखिलेश का पूरा फोकस है कि यादव और मुस्लिम के बाद अब गैर ओबीसी यानी कुर्मी, लोधी, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा को भी अपने पाले में कर लिया जाए। यानी 10% यादव और तकरीबन 18% मुस्लिम के बाद यूपी में लगभग 45% गैर ओबीसी वोट पाले में आ गया तो साइकिल चल पड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव के लिए राहें इतनी आसान नहीं। पश्चिम की सियासी हवाएं हिंदुत्व का झंडा अलीगढ़ में बुलंद कर रही थी। बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय कल्याण सिंह के चरणों में दंडवत हो रही थी, तो करीब 400 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठकर अखिलेश यादव जातीय समीकरणों की गणित बिठा रहे थे। अखिलेश ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुशवाहा, बिंद, सैनी, मौर्य, शाक्य समेत कई और ओबीसी जातियों के नेताओं, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। इसमें जिलों से भी नेताओं को बुलाया गया और 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ। ये ताकत देख करके मैं ये कह सकता हूं, कुछ लोगों के आज होश उड़ गए होंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज लखनऊ से ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं वो क्या संकल्प लेकर के जाएंगे। दरअसल यूपी में अगर जातीय समीकरण को समझें तो सवर्ण 18 से 20%, ओबीसी करीब 45%, मुस्लिम 16 से 18% और दलित 21 से 22%। अब सपा का फोकस सिर्फ यादव पर नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी पर भी है। दरअसल अखिलेश की कोशिश है कि गैर यादव ओबीसी को अपने साथ लाकर यादव मुस्लिम के कॉम्बिनेशन को मजबूत किया जा सकता है और 2024 के चुनाव में परिणाम अपने पक्ष में हो सकते हैं, क्योंकि यूपी में ओबीसी का जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह है। यादव 10%, निषाद 7%, कुर्मी पटेल 5%, लोधी 6%, कुशवाहा सैनी 5%, मौर्य 4%। ओबीसी के साथ साथ अखिलेश यादव ठाकुरों को भी अपने पाले में करने की जुगत में है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सुधाकर सिंह को टिकट देकर अखिलेश ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। अब ओबीसी वोट बैंक में अखिलेश सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की। बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था को बदमाश चुनौती दे रहे हैं, हत्याओं से शहर के शहर छलनी हो रहे हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की हालत पाकिस्तान से बदतर है। बिहार में क्या हो रहा है ये देखने की फुर्सत नहीं, लेकिन ज्ञान देश दुनिया पर दे रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बदतर है आप पाकिस्तान से। अररिया में पत्रकार की हत्या, बेगूसराय में शिक्षक की हत्या, गोपालगंज में बच्चे की हत्या, मुजफ्फरपुर में फायरिंग। नीरज कुमार जी, ये तस्वीरें हमने आपके लिए ही लगाई हैं, आपको दिखाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि बिहार में किसकी सरकार है। आप भूल चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। आप भूल चुके हैं कि आप किस दल में हैं। आप भूल चुके हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था गोलियों से छलनी हो चुकी है। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपकी सरकार से बिहार नहीं संभल रहा और आप भारत की तुलना दुश्मन देश पाकिस्तान से कर रहे हैं। आप ऐसा सुशासन लाए हैं कि बिहार में हर तरफ धाएं धाएं हैं, लेकिन न फिक्र आपके मुख्यमंत्री को है और न आपको। आपको तो बस बोलना है, अपना घर संभल नहीं रहा और आप उपदेश
केंद्र सरकार को दे रहे हैं, दिल्ली की सियासत को दे रहे हैं। पत्रकार की हत्या हो जाए आपकी बला से, शिक्षक का मर्डर हो जाए आपकी बला से, बच्चे को मार दिया जाए आपकी बला से, अधिकारियों की कनपटी पर कट्टा सटा दिया जाए आपकी बला से। आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, विदेश नीति के मर्मज्ञ हैं, संविधान के पुरोधा हैं, कानून के विद्वान हैं, आपको दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन बस आपको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। बिहार में गोली चल जाए, कट्टा लहराए, खून हो जाए, लूट हो जाए, लेकिन आपको हर तरफ सुशासन ही नजर आता है। बेगूसराय से अररिया तक, गोपालगंज से मुजफ्फरपुर तक कुछ भी हो जाए, कैमूर में कोई कांड हो जाए या पटना में कोई घटना हो जाए, आपको सब कुछ ऑल इज वेल लगता है। आप तो वही गाना गुनगुना रहे हैं, बिहार में बहार हो, नीतीशे कुमार हो। लेकिन नीरज जी, अगर संवेदनाओं का ज्वार आपके दिल में उठता हो, अगर इंसानियत जहन में जिंदा हो, अगर जरा सी संजीदगी हो, अगर मन में मानवता बची हो, तो आंखों को खोलकर और इस गाने के साउंड को थोड़ा कम करके अपने राज्य बिहार की कानून व्यवस्था को देखिएगा। फिर आप ये ज्ञान भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और भारत के हालात क्या हैं। आपने कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से भी बदतर है। जिस पाकिस्तान के अंदर में सेना की परोक्ष या अपरोक्ष हुकूमत चलती है, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता है, और उससे तुलना हमारी कर दी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बदतर है आप पाकिस्तान से। नीरज कुमार ने जो तुलना की, उस पर हंगामा मचना तय था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीरज कुमार को बिहार की कानून व्यवस्था को देखने की नसीहत दे डाली। अपने ही दिए बयान में नीरज कुमार घिर गए हैं। बिहार में हुई ताबड़तोड़ हत्याओं से नीतीश कुमार और उनका मिशन 2024 पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है, और अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तुलना करना जेडीयू के गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।